अभ्यास। एक बार एक राजा ने अपने जन्मदिन पर जश्न का आयोजन किया। शहर के बड़े बड़े मशहूर गायक और हास्य कवियों को भी बुलाया गया। हर कोई अपनी बात कहकर राजा को खुश करने का प्रयास कर रहा था। कुछ देर बाद एक गायक अपना हास्य गीत पेश करने के लिए हाजिर हुआ। उसका गीत सुनकर किसी भी व्यक्ति को हंसी आना तो दूर, बल्कि हर किसी के चेहरे से दर्द झलकने लगा। रानी साहिबा ने उस गायक को फिर से वही गीत गाने को कहा। इस बार उसने पहले से भी बेसुरे तरीके से गीत गाया। गीत खत्म होने पर वो जैसे ही स्टेज से जाने लगा तो रानी ने उसे फिर से एक बार वही गीत गाने को कह दिया। उस गायक ने कहा, रानी साहिबा, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि आपको मेरा गाया हुआ गीत बहुत पसंद आया, लेकिन अब मुझ में और हिम्मत नहीं कि मैं इसे फिर से आपको गाकर सुनाऊं। रानी साहिबा ने कहा कि तुम्हें यह गलतफहमी कैसे हो गई कि हम लोगों को तुम्हारा गीत पसंद आया है। हम तो तुम्हें बार बार इसलिए गाने के लिए कह रहे हैं कि जब तक तुम यह गीत ठीक से नहीं सुनाओगे, उस समय तक हम तुम्हें यहां से जाने नहीं देंगे। राजा ने धीरे से रानी को कहा, जो इतनी बार गाने के बाद भी गीत को ठीक से नहीं गा सका, वो अब कैसे अच्छा गा सकता है। रानी साहिबा ने राजा से कहा कि किसी भी काम को सिर्फ अभ्यास से ही सुधारा जा सकता है। अगर इसने यहां आने से पहले थोड़ा भी अभ्यास किया होता तो ये इसी गीत को बहुत अच्छे से गा सकता था। राजा ने कहा कि मुझे तो तुम्हारी ये बात ठीक नहीं लग रही। क्या तुम इस बात को साबित कर सकती हो कि अभ्यास से हर कोई अपने काम में निपुणता हासिल कर सकता है? रानी ने कहा, मैं बहुत जल्द इसका सबूत आपके सामने पेश कर दूंगी। अगले दिन राजा और रानी अपने महल के चौबारे पर बैठे मौसम का आनंद ले रहे थे। उनके बगीचे में एक हिरण का बच्चा खेल रहा था। रानी ने राजा से कहा कि उस हिरण के बच्चे को भी ऊपर ले आओ। राजा झट से नीचे गया और बगीचे में खेलते हुए उस हिरण के बच्चे को गोद में उठाकर रानी के पास ले आया। उसके बाद रानी रोज उस हिरण के साथ खेलने के लिए उसे उठाकर ऊपर छत पर ले आती। कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन राजा ने रानी से कहा कि आपने अपना अभ्यास से निपुण होने वाला वादा पूरा नहीं किया। रानी ने कहा कि इसमें कौन सा मुश्किल काम है, मैं आज ही अपनी बात सिद्ध करके दिखा सकती हूं। बस इस काम को करने के लिए मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए। उसने राजा से कहा कि आप जरा जल्दी से जाकर उस हिरण को ऊपर ले आओ। राजा ने कहा कि अब वो बच्चा नहीं रहा। इतने बड़े हिरण को उठाकर ऊपर लाना नामुमकिन है। अगले ही पल रानी खुद नीचे गई और हिरण को गोद में उठाकर झट से ऊपर ले आई। राजा ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि रानी साहिबा इतने बड़े और भारी भरकम हिरण को इतनी आसानी से कैसे ऊपर उठाकर ले आई। रानी ने कहा, क्योंकि मैं रोज इसके साथ खेलती हूं और इसे अपने साथ चौबारे से ले आती थी। आपने भी यदि यह अभ्यास लगातार किया होता तो आपको आज ये हिरण भारी नहीं लगता और आप भी इसे आसानी से उठाकर ऊपर ला सकते थे। राजा के हाव भाव देखकर रानी ने कहा कि इसमें इतना हैरान होने की कोई बात नहीं है। हमारे राजगुरु अक्सर इस बात को जोर देकर समझाते रहते हैं कि लगातार अभ्यास करने से शरीर को हर काम को करने के लायक बनाया जा सकता है। कोई भी पहलवान, कलाकार या अन्य किसी भी क्षेत्र से जुड़ा व्यक्ति यदि अभ्यास छोड़ देता है तो वो अपने क्षेत्र में बहुत जल्द दूसरों से पिछड़ जाता है। जो लोग लगातार अभ्यास जारी रखते हैं वही अपने कार्य में सफल हो पाते हैं। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी राजा को पूर्ण रूप से तसल्ली नहीं हुई। इस बार रानी साहिबा ने बिल्कुल सीधे सादे लफ्जों में कहा कि कल रात जब खाना खाते समय लाइट चली गई थी तो उस समय अंधेरे में भी आपका हाथ हर बार रोटी पर ही पड़ता था और कौर भी सीधा मुंह के भीतर ही जाता था। यह अभ्यास नहीं तो और क्या है। रानी साहिबा की बातें सुनकर जॉली अंकल अपनी सारी शंकाओं को खत्म करते हुए इस बात को स्वीकार करते हैं कि किसी भी कार्य क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने के लिए बहुत सारे उपदेशों को ग्रहण करने से बेहतर है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहें। सफलता पाने के लिए आपको खुद ही अभ्यास करना पड़ता है। रिश्तों के दलाल।
वैसे तो समाचार पत्रों में अक्सर सभी को चौंका देने वाले समाचार छपते ही रहते हैं, लेकिन कभी-कभी किसी खबर को पढ़कर इतनी जोर से झटका लगता है कि सिर ही घूमने लगता है। ऐसा ही समाचार कुछ दिन पहले देश के सभी प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में छपा था कि एक हलवाई ने एक होटल के दलाल की मार्फत 3 रुपए वाले 4 समोसे 10,000 रुपए में एक विदेशी जोड़े को बेच दिए। इस एक उदाहरण से ही साबित हो जाता है कि हमारे यहां दलालों की कई खतरनाक किस्में पाई जाती हैं। हर प्रकार के घटिया सामान की हजारों खूबियां इस तरह से बयान करते हैं कि हर कोई खुशी खुशी अपने पर्स का मुंह इनके लिए खोल देता है। ये आपको किस कदर नुकसान पहुंचा सकते हैं, आप सपने में भी नहीं सोच सकते। इनमें सबसे खतरनाक किस्म होती है रिश्तों के बिचौलियों की, जिन्हें कुछ लोग मैरिज ब्यूरो का नाम भी देते हैं। कल तक जो काम पंडित और नाई करवाया करते थे, आज उसी काम ने एक अच्छे खासे उद्योग का दर्जा ले लिया है। कुछ कारोबारियों ने अच्छे खासे एयर कंडीशनर दफ्तर बनाकर हर जात बिरादरी और ऊंचे रुतबे वाले लोगों के लिए ये मैरिज ब्यूरो की सेवा शुरू की है। परिवार की हैसियत के मुताबिक रिश्ता करवाने वाले ये दलाल अब शादी की रकम में से जमीन जायदाद के सौदों की तरह मोटा हिस्सा कमीशन के रूप में मांगने लगे हैं। एक और जहां व्यापारी वर्ग अपने कारोबार में लाखों रुपए निवेश करके भी इतना पैसा नहीं कमा सकता जितना ये लोग अपनी जुबान के हेर फेर में जरूरतमंदों को उलझाकर एक ही दिन में कमा लेते हैं। एक बार कोई अपने बच्चे के रिश्ते की बात अपने मुंह से इनके सामने निकाल दे, फिर ऐसे लोग उसका पीछा तब तक नहीं छोड़ते जब तक दुल्हन उनके घर नहीं पहुंच जाती। अपनी कमीशन के लालच में, चाहे ये आपके परिवार के बारे में कुछ जानते हैं या नहीं, लेकिन ये एक दूसरे को दूल्हे दुल्हन की इतनी खूबियां गिनवाते हैं कि आपके पास उस रिश्ते को हां कहने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचता। अब लड़का चाहे सड़क पर शाम को नीम का दातुन बेचता हो, उसे ये टिम्बर मर्चेंट बनाकर ही लड़की वालों के सामने पेश करते हैं। विदेश से आए हुए चपरासी और ड्राइवर को भी एक रईसजादे की तरह आपसे मिलवाएंगे। अब शादी के बाद ऐसे रिश्ते कोई कितने दिन तक निभा सकता है, इससे इनका कुछ लेना देना नहीं होता। उस दिन एक ऐसे ही शादी करवाने वाले मैरिज ब्यूरो के दफ्तर में जाने का मौका मिला तो मैं उनके काम करने के तरीके को देख हैरत में आ गया। इनके यहां सभी काम करने वाले लोग गिरगिट से जल्दी रंग बदलने में माहिर थे। दूसरे कमरे में दो परिवारों के बीच शादी की बातचीत चल रही थी। अचानक लड़के के पिता का मोबाइल फोन बज उठा। दूसरी तरफ से आवाज आ रही थी कि 50 कार, 50 मोटरसाइकिल और 60 स्कूटर भेज रहा हूं। लड़के के पिता ने कहा कि तुम्हारी कार तो बहुत महंगी है, अगर रेट कुछ कम करो तो फिर चाहे 100 भिजवा देना। रिश्तों के दलाल ने दबी आवाज में लड़की के पिता से कहा कि इतनी मोटी पार्टी तो बहुत ही कम किस्मत वालों को मिलती है, अब देरी मत करो, जल्दी से शगुन की मिठाई मंगवा लो, आपकी बेटी तो रानी बनकर रहेगी। इससे पहले कि लड़की के मां बाप लड़के के पिता से कुछ और पूछते, मैरिज ब्यूरो के मालिक ने कहा कि इनकी तरफ से तो हां है, अब तो आप भी जल्दी से सगाई की अंगूठी मंगवा लो। लड़की के माता पिता लड़के वालों की बातचीत से प्रभावित होते हुए बिना और कुछ भी जाने हां कह गए। जब लड़की वाले चले गए तो मैरिज ब्यूरो वाले ने पूछा कि आपका ये कार और स्कूटर का शोरूम किस शहर में है? लड़के के पिता ने कहा कि हमारा तो कोई ऐसा शोरूम नहीं है। दलाल ने हैरान होते हुए पूछा कि आप अभी 50 कारें, स्कूटर और मोटरसाइकिल आदि मंगवा रहे थे। अब लड़के के पिता को सारी बात समझ आ गई। उसने उस दलाल को बताया कि हमारी तो एक छोटी सी खिलौनों की दुकान है, ये सारा ऑर्डर उन खिलौनों का ही है। अब ये रिश्तों का दलाल दोनों पार्टियों से मोटी रकम कमीशन के रूप में ले चुका था। ये सुनने के बाद उसके चेहरे पर घबराहट की लकीरें साफ झलक रही थीं। साथ ही उसे यह डर सता रहा था कि अब लड़की के पिता को क्या मुंह दिखाएगा। जॉली अंकल ठीक ही कहते हैं कि कपटी और मक्कार लोग दूसरों को बेवकूफ बनाकर थोड़ी देर के लिए तो खुश हो जाते हैं, लेकिन असलियत खुलने पर उन्हें सबके सामने जलील होकर रोना ही पड़ता है। आदर प्राप्त करने का एकमात्र उपाय यह है कि पहले आप दूसरों का आदर करें। इंतजार। मुसद्दी लाल जी के बेटे की शादी जैसे ही तय हुई, वो सबसे पहले अपने खानदानी दर्जी के पास पहुंचे।
उन्होंने दर्जी से कहा कि मेरे पिताजी ने मेरी शादी के समय एक बढ़िया सी शेरवानी तैयार करने को कहा था, लेकिन तुमने आज तक वो शादी का जोड़ा तैयार नहीं किया। अब अगले महीने मेरे बेटे की शादी तय हुई है। मैं चाहता हूं कि दूल्हा बनते समय वो वही जोड़ा पहने जो मेरे पिताजी मेरी शादी के समय मुझे पहने हुए देखना चाहते थे। दर्जी ने आंखें टेढ़ी करके और चश्मा नाक पर चढ़ाते हुए कहा, मियां, मैंने आपकी शादी के समय भी कहा था कि यदि हमसे अच्छा और बढ़िया काम करवाना हो तो आपको थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा। इस तरह से जल्दी के काम हम नहीं कर सकते। मुसद्दी लाल जी ने भी अपने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा कि मैं भी अब और इंतजार नहीं कर सकता। आप इसी वक्त मेरा कपड़ा वापस लौटा दो। मैं अपने बेटे की शादी के लिए शेरवानी कहीं और से सिलवा लूंगा। जैसे ही मुसद्दी लाल जी शेरवानी सिलवाने के लिए कपड़ा लेकर दूसरे दर्जी के पास पहुंचे तो वो जल्दी में कहीं जा रहा था। उसने जाते जाते इतना ही कहा कि आप 10-15 मिनट इंतजार करो, मैं अभी आता हूं। मुसद्दी लाल जी ने कहा, यदि तुम 10-15 मिनट में नहीं आए तो? उस दर्जी ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर आप थोड़ा और इंतजार कर लेना। कारण चाहे कुछ भी हो, हमारे देश में जन्म से लेकर मृत्यु तक हम अपना आधे से अधिक समय तो इंतजार करते हुए व्यर्थ ही गंवा देते हैं। घर से दफ्तर जाना हो या बाजार, राशन की लाइन हो या सिनेमा टिकट की खिड़की, बैंक में पैसे या बिजली पानी का बिल जमा करवाना हो, हर जगह लाइन में खड़े रहते हुए हमें अपनी बारी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। इंतजार का तो ये आलम हो गया है कि बड़े शहरों में अब एक जगह से दूसरी जगह की दूरी मील या किलोमीटर में न बताकर समय के हिसाब से बताने का चलन चल निकला है, क्योंकि कुछ किलोमीटर का फासला तय करने में भी घंटों ट्रैफिक जाम के इंतजार में निकल जाते हैं। टिकट रेलगाड़ी की हो या हवाई यात्रा की, उसे पाने के लिए कई कई महीनों का इंतजार करना तो एक आम बात हो चुकी है। हर तरफ से एक ही जवाब सुनने को मिलता है, आप थोड़ा इंतजार करें, शायद कुछ देर में कोई जुगाड़ बन जाए। घर में शादी विवाह या किसी अन्य उत्सव का आयोजन करना हो, अपनी जेब से पैसा खर्च करने के बावजूद हमें हर जरूरी काम के लिए छोटे बड़े सभी संबंधित लोगों से काम करवाने के लिए हर किसी का इंतजार करना पड़ता है। एक जनसाधारण को सबसे अधिक इंतजार हमारे सरकारी बाबू करवाते हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कि हमारे यहां लोग सरकारी नौकरी केवल 2 चीजों के लिए ही करते हैं? पहली तनख्वाह और दूसरी छुट्टियां लेने के लिए। दूसरों को इंतजार करवाते करवाते इन लोगों को खुद भी हर काम में इंतजार करने की आदत सी पड़ गई है। नतीजतन हर काम में प्रतीक्षा करते करते उनकी ये आदत उन्हें दूसरों की अपेक्षा बहुत पीछे छोड़ देती है, जबकि परिश्रमी लोग बिना किसी को इंतजार करवाए अपना हर काम समय पर करते हैं और बिना किसी से कुछ भी कहे समय के साथ तेजी से आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इंतजार का फल मीठा होता है, परंतु अक्सर इंतजार में एक एक पल बरसों की तरह बीतता है। हर इंतजार में सिर्फ दर्द ही छिपा हो ऐसा भी नहीं है। बूढ़े माता पिता को परदेश में बसे अपने बच्चों का, बच्चों को अपने दोस्तों का, दोस्तों को अपने प्रियजनों के इंतजार में भी एक आशा, एक उम्मीद दिखाई देती है। प्रेमी प्रेमिका को अपने मधुर मिलन का इंतजार मधु की तरह मीठा लगता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जुदाई की रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, एक दिन तो सुहानी सुबह का इंतजार खत्म हो ही जाएगा। एक और जिंदगी में हर किसी को अपनी मंजिल पाने का मीठा सा इंतजार रहता है। वहीं जिंदगी के आखिरी पलों में मृत्युशैया पर मरती आंखों को मोक्ष पाने की आस में आखिरी सांस का इंतजार करना पड़ता है। विद्वान लोग तो यही मानते हैं कि समय सर्वाधिक अमूल्य है, अतः हमें इसे एक दूसरे के इंतजार में बेकार गंवाने की जगह सदैव इसका सदुपयोग करना चाहिए। यदि इंतजार की इस बुरी लत को खत्म करना है तो उसके लिए केवल दृढ़ निष्ठा, संकल्प और इच्छा शक्ति की जरूरत है। इन सभी के आगे इंतजार का टिक पाना असंभव है। इंतजार के बारे में बात करते करते पता ही नहीं लगा कि कब इंतजार खत्म हो गया। अब जॉली अंकल इंतजार के बारे में अपना ख्याल व्यक्त करते हुए इतना ही कहना चाहते हैं कि बिना वजह इंतजार करते हुए समय बर्बाद मत करो, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता।
हमारे देश में बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि गरीब में हिम्मत नहीं है, मिडिल क्लास को फुर्सत नहीं, अमीर को जरूरत नहीं। जन्मदिन। बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको, जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हमको। बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको। बरसों पहले लिखे गए इस गाने के अल्फाज आज भी ताजे फूलों की तरह महक रहे हैं। हम सभी के लिए बाकी सभी दिनों से एक दिन बिल्कुल अलग होता है, और वो होता है हमारा जन्मदिन। ये समझते हुए भी कि जिंदगी से एक एक दिन कम होते हमारे हर जन्मदिन पर हमारा एक साल और कम हो जाता है। हम हर जन्मदिन पर कुछ नया सा महसूस करते हैं, क्योंकि हमारा हर जन्मदिन हम सभी के लिए ढेरों खुशियां लेकर आता है। जब हम छोटे होते हैं उस समय तो जन्मदिन एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। जन्मदिन आते ही घर में खुशी का माहौल बन जाता है। अच्छी धूमधाम के साथ सारे घर को रंग बिरंगी लड़ियों और गुब्बारों से सजाया जाता है। चारों ओर से बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद, बधाई और ढेरों शुभकामनाएं मिलती हैं। सभी रिश्तेदारों से भरपूर प्यार के साथ मनपसंद तोहफे भी मिलते हैं। पहले जहां हर कोई अपने जन्मदिन की शुरुआत भगवान का आशीर्वाद लेकर करते थे, वहीं आज के बदलते फैशन ने इस मर्यादा की जगह क्लब और होटलों में बड़ी बड़ी थीम पार्टियों में तब्दील कर दी है। जन्मदिन पर बनने वाली घर में बनी खीर और हलवे की जगह अब महंगे केक ने ले ली है। कोई अमीर हो या गरीब, घर में बच्चे के जन्म लेते ही पूरे परिवार में हर किसी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। अपनी समर्थानुसार गली मोहल्ले और रिश्तेदारों में मिठाई और लड्डू बांटे जाते हैं। खास तौर से जब कभी किसी परिवार में लड़के का जन्म होता है तो सभी दूर व नजदीक के रिश्तेदार जीवन में आगे बढ़ने और बुलंदियों को छूने का आशीर्वाद देते नहीं थकते। बच्चे के पैदा होते ही उसके भविष्य को जानने के लिए किसी न किसी अच्छे ज्ञानी पंडित से उसकी जन्मपत्री और जन्म कुंडली बनवाई जाती है। हर माँ बाप को यही जानने की इच्छा रहती है कि उनके बच्चे के साथ आने वाले समय में क्या अच्छा या क्या बुरा घटने वाला है, ताकि उसे समय से पहले ही जानकर कुछ न कुछ उपाय कर दिया जाए। हवा और नदी से भी तेज भागता समय जल्द ही हमें एक के बाद एक कई जन्मदिन दिखा देता है। एक कहावत तो आपने भी जरूर सुनी होगी कि छुरी खरबूजे पर रखो या खरबूजा छुरी पर, कटना तो हर हाल में खरबूजे को ही होता है। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार शादी के बाद जन्मदिन आपका हो या आपकी बेगम साहिबा का, तोहफा लेने का हक सिर्फ आपकी बीवी का ही रह जाता है। जैसे जैसे आदमी बड़ा होता जाता है, बाल पकने शुरू हो जाते हैं, तो जीवन थोड़ा सुस्त होने लगता है। हर जन्मदिन पर स्मरण शक्ति कुछ कम होने लगती है। जन्मदिन की खुशियों के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगती हैं। हालांकि बढ़ती उम्र में जिम्मेदारियां निभाकर भी एक अजीब सा सुकून मिलता है। कुछ गरीब परिवारों के बच्चे, जिन्हें अपने जन्मदिन के बारे में तो कुछ मालूम नहीं होता, परंतु अपने इलाके में रहने वाले कुछ रईस व्यक्तियों और उनके बच्चों के जन्मदिन का सारा साल इंतजार रहता है। इस दिन की आस उन्हें केवल इसलिए रहती है कि उस रईस परिवार के जन्मदिन की पार्टी के बचे हुए स्वादिष्ट खाने में से शायद उन्हें भी थोड़ा बहुत खाने को मिल जाए। जन्मदिन की इस खुशी के मौके पर खुले आसमान के नीचे कड़कती ठंड से बचने के लिए कोई गर्म कपड़ा या कंबल नसीब हो जाए। ऐसे लोगों की जिंदगी में सबसे दुखी पल वो होते हैं जब उन्हें अपने ही जन्मदिन पर सभी प्रियजनों को गरीबी, लाचारी या इलाज के अभाव में छोड़कर जाना पड़ता है। सबसे भाग्यशाली वे लोग होते हैं जिन्हें अपने जन्मदिन पर बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन तो हर कोई जीता है, लेकिन हमारा जीवन तभी सार्थक है जब उसमें परोपकार शामिल हो। हमें अपने हर जन्मदिन पर कोई ना कोई नेक काम करने का संकल्प जरूर लेना चाहिए। महापुरुषों के अनुसार किसी का बुरा न करने का संकल्प भी एक नेक कार्य माना जाता है। जहां तक हो सके न सिर्फ अपने जन्मदिन पर बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में हमें गरीब और लाचारों की मदद करनी चाहिए।
क्योंकि कहते हैं कि जो इंसान किसी जरूरतमंद की मदद करता है, उसकी मदद भगवान करते हैं। परिस्थितियां कैसी भी हों, हर हाल में संतुलन बनाए रखना ही प्रसन्नता की चाबी है। जॉली अंकल आप सभी को आपके आने वाले जन्मदिन पर ढेरों बधाइयां देते हुए इतना ही कहते हैं कि आप जिस ओर भी कदम बढ़ाएं, वहां सदा ही फूलों की बरसात हो। आपके जीवन में आने वाला हर जन्मदिन खुशी से बीते। कोई भी जीवन में पीछे जाकर नई शुरुआत नहीं कर सकता, लेकिन कोई भी आज शुरुआत करके एक नई मंजिल को पा सकता है। भ्रष्टाचार को सलाम। सुबह सुबह अभी चाय पीनी शुरू ही की थी कि पड़ोस में रहने वाले मिश्रा जी आधम के। मैंने पूछा कि क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो। उन्होंने घबराते हुए कहा कि कई दिन से बेटे की सेहत को लेकर चिंतित हूं। अच्छे से अच्छा खाना खाने के बाद भी इसके शरीर का विकास रुका हुआ है। मैं तो कई डॉक्टरों से भी मिल चुका हूं, लेकिन कोई मदद नहीं मिल रही है। अब आप ही कोई अच्छा सा उपाय बताओ। मैंने कहा, इसमें इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप सिर्फ इसका नाम बदलकर भ्रष्टाचार रख दो, फिर देखना कुछ ही दिनों में इसका विकास कितनी तेजी से होता है। उन्होंने हैरान होकर कहा कि क्या ये सच में मुमकिन है। मैंने उन्हें अपने प्यारे देश के बारे में बताया कि और किसी क्षेत्र में तरक्की हो या ना हो, परंतु भ्रष्टाचार के मामले में आज हम दुनिया में सबसे अधिक तरक्की कर रहे हैं। हमारे महान राष्ट्र की हर क्षेत्र में हजारों उपलब्धियों के बावजूद आज दुनिया के नक्शे पर इसकी पहचान ज्ञान गुरु के बजाय सबसे अधिक भ्रष्ट देश के रूप में हो रही है। हैरानगी की बात तो यह है कि इस कड़वे सच को सुनने और जानने पर भी किसी देशवासी को कोई आश्चर्य नहीं होता। कल तक जहां हमारे देश में रिश्वत के नाम से घृणा की बदबू आती थी, आज हर किसी को इससे सुगंधित फूलों जैसी महक का एहसास होने लगा है। किसी जमाने में हजारों लोगों में एक इंसान कभी रिश्वत लेने की बात करता था तो सारा समाज उससे नाता तोड़ लेता था, लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। दुनिया के सभी देशों को भ्रष्टाचार की दौड़ में पछाड़ते हुए हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। चाहे कोई सरकारी पद पर आसीन हो या विपक्ष में, संतरी से लेकर मंत्री तक हर कोई भारत देश को सर्वाधिक भ्रष्ट देशों की सूची में सबसे अव्वल नंबर पर पहुंचाने में दिन रात मेहनत करते हुए अपना भरपूर योगदान दे रहा है। आप चाहे किसी तरफ नजर उठाकर देख लो, आपको सारे देश में खरपतवार की तरह फैले भ्रष्टाचार की फसल ही दिखाई देगी। इस बात का जीता जागता उदाहरण ये है कि हमारे प्रिय लेकिन भ्रष्ट नेताओं और सरकारी अफसरों के करोड़ों अरबों रुपए दूसरे देशों के बैंकों की शोभा बढ़ाने के साथ उनका रुतबा भी बढ़ा रहे हैं। मंत्री बनते समय देश हित में काम करने और मर मिटने की कस्में खाने वाले हमारे भ्रष्ट नेता विदेशों में जमा धन तो न जाने किस युग में वापस ला पाएंगे। लेकिन सरकार यदि अपने ही देश से रिश्वत द्वारा कमाए हुए पैसे को बेनकाब करने में कामयाब हो जाए तो आम जनता की अधिकांश परेशानियां सदा के लिए खत्म हो सकती हैं। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि भ्रष्टाचार के इस युग में राजनीति से जुड़े हर शख्स की निगाह का निशाना सिर्फ रिश्वत के माध्यम से कुबेर के खजाने तक पहुंचना मात्र रह गया है। भारत जैसे महान देश का दुर्भाग्य ये है कि हमारे वरिष्ठ नेताओं की आंखों पर न जाने किस तरह का चश्मा लगा हुआ है। उन्हें ये दिखाई ही नहीं देता कि उनके मंत्रियों और अफसरों के पास अथाह धन दौलत कहां से आ रही है। हैरानगी की बात तो यह है कि हर देशवासी सब कुछ जानते हुए भी भ्रष्टाचार का विरोध करने के बजाय इसका अटूट हिस्सा बनता जा रहा है। दूर दूर तक देखने पर भी आज कोई ऐसा राजनेता, राजनीतिक पार्टी, स्वयंसेवी संस्था या भगत सिंह जैसा युवा दिखाई नहीं देता जो देश के हर कोने में इतने बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार से चिंतित या परेशान हो। भ्रष्टाचार को रिश्वत, दलाली या बेईमानी के रूप में पनपने का मौका केवल इसलिए मिल रहा है क्योंकि आज अधिकतर लोग मेहनत और ईमानदारी की राह को छोड़कर जल्द से जल्द शॉर्टकट अपनाते हुए अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं।
अगर आप सच में अपने जीवन में अधिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी जरूरतें कम करते चले जाओ, क्योंकि केवल ईमानदार व सच्चे दिल वाला व्यक्ति ही स्वयं को सदा हल्का, तनाव मुक्त और सुखी अनुभव करता है। रिश्वत के पुजारियों का ईमान इस कदर गिर चुका है कि जन्म से लेकर अंतिम यात्रा तक इन लोगों को हर मौके पर कुछ न कुछ चढ़ावे की उम्मीद रहती है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमारी सरकार चाहे कितने ही खोखले दावे कर ले, परंतु इसके तेजी से विकास को रोकने के लिए कोई भी प्रणाली तब तक कारगर साबित नहीं हो सकती जब तक इसकी चुभन हर देशवासी को महसूस नहीं होने लगेगी। देश और समाज को यदि भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है तो हर भारतवासी को अपने जीवन में सबसे पहले पवित्रता लानी होगी। जॉली अंकल इस बात को कदापि मानने को तैयार नहीं है कि हमारे देश का हर नेता और कर्मचारी भ्रष्ट बन चुका है। हर सच्चे भारतवासी की तरह भ्रष्टाचार को सलाम करते हुए उनका तो यही कहना है कि अभी भी हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग साफ सुथरी और ईमानदार छवि के मिल जाते हैं जिन्हें अभी तक खुलकर भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिला। किसी व्यक्ति ने सवाल किया कि कफन में जेब क्यों नहीं होती। जवाब मिला, बेटा, क्योंकि मौत कभी रिश्वत से नहीं मिलती।